डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्लेव डायनेस्टी की पांचवी और आखिरी वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में स्लेव डायनेस्टी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत जो कि 320 सालों तक चली, उसके शुरू के 85 साल तक एक ही डायनेस्टी रूल कर रही थी और वो डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी। तो उस डायनेस्टी में कई रूलर्स हुए, एक के बाद एक के बाद एक, थोड़े थोड़े दिनों तक हुए। तो उन सारे रूलर्स को स्टार्टिंग फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर नसीरुद्दीन महमूद तक, अभी तक आपने देखा 8 रूलर्स हो गए। ठीक, तो 8 रूलर्स के बाद ये 9वां रूलर बन रहा है गियासुद्दीन बलबन। तो उन 8 रूलर्स की कहानी मैंने पिछली 4 वीडियोस में प्लेलिस्ट में लगा दी है, आपको मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लो। तो वैसे भी ये वीडियो स्टैंड अलोन वीडियो के फॉर्म में भी आप देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई ज़्यादा परेशानी आपको इस वाली वीडियो में नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। तो ये जो गियासुद्दीन बलबन है, इसके बारे में एक छोटी सी डिटेल अभी ही आप समझ लो कि ये जो है ये 9th सुल्तान है, 9वां सुल्तान है स्लेव डायनेस्टी का। तो स्लेव डायनेस्टी क्योंकि पहली डायनेस्टी थी, तो स्लेव डायनेस्टी का भी 9वां सुल्तान है और दिल्ली सल्तनत का ओवरऑल भी 9वां सुल्तान ही हुआ ये, क्योंकि पहली ही डायनेस्टी अभी चल रही है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर माना जाता है स्लेव डायनेस्टी का। पूरे दिल्ली सल्तनत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्लेव डायनेस्टी की बात जहां तक है, उसका ये सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि बलबन कौन था। अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी देखी है तो आप अभी तक समझ गए होगे कि बलबन कौन है, लेकिन जो लोग नहीं वीडियोस को देख पाए उनके लिए मैं फिर से बता दूं, बलबन की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो ये जो पहली ये डायनेस्टी है, ये पूरी की पूरी स्लेव डायनेस्टी ही है, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो एम्परर हैं वो सब स्लेव ही थे। तो बलबन के साथ भी वैसा ही कुछ है। तो बलबन वॉज ऑल्सो अ स्लेव, तो ही वॉज ऑल्सो अ स्लेव हु वर्क फॉर मैनी मास्टर्स। तो ये जो स्लेव्स होते थे ना, ये एक आदमी खरीदता था फिर दूसरे को बेच देता था। इस तरह ये जो बलबन था ये कई मास्टर्स के अंडर काम कर चुका था। एंड फाइनली ही वॉज परचेज्ड बाय इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो था वो 3rd रूलर था दिल्ली सल्तनत का। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236 तक रूल कर रहा था। तो इल्तुतमिश के मरने के 30 साल के बाद ये राजा बनेगा। तो ये इल्तुतमिश का ही स्लेव था। तो इल्तुतमिश हैड हाई रिगार्ड्स फॉर बलबन एंड मेड हिम पार्ट ऑफ तुर्काने चहलगानी। तो आपको याद होगा ना कि इल्तुतमिश ने 40 लोगों की ग्रुप बनाई थी, 40 टर्क्स की ग्रुप बनाई थी, जिसको नाम दिया तुर्काने चहलगानी। चहल का मतलब 40। तो उसी ग्रुप का मेंबर था ये, यानी ओरिजिनल जो ग्रुप बनी थी ना तुर्काने चहलगानी 40 लोगों का, उसका मेंबर था ये। सोचो ये कितना पावरफुल होगा। इतने लाखों लोगों में से 40 लोगों को सॉर्ट आउट किया था इल्तुतमिश ने, उसमें ये शामिल था। तो बलबन जो है इल्तुतमिश के मरने के बाद भी ही कंटिन्यूड टू राइज इन पोजीशन अंडर रजिया सुल्ताना एंड बहराम शाह। तो इल्तुतमिश के मरने के बाद छोटे छोटे राजा छोटे छोटे टाइम के लिए रूलर्स आए। तो इल्तुतमिश के मरने के ठीक बाद रुकनुद्दीन आया, जो कि 3 या 4 महीने तक ही रूल कर पाया। फिर आई रजिया सुल्ताना और बहराम शाह। तो उसके अंडर भी बलबन जो है सीढ़ियां चढ़ता रहा, उसको प्रमोशंस मिलते रहे और वो और ताकतवर होता रहा। तो बलबन वॉज सक्सेसफुल इन रिपेलिंग अ मंगोल इन्वेजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बहराम शाह। तो बहराम शाह के टाइम जो है 1241 एडी में चंगेज खान का बेटा लाहौर पे अटैक कर देता है और लाहौर में उसने काफ़ी लूटपाट मचाई थी, काफ़ी हज़ारों लोगों को मारा था। तो उसी को भगाया था इसने, बलबन ने। तो बलबन का काफ़ी नाम हो गया था कि ये काफ़ी एबल मिलिट्री जनरल है। तो बाद में जो एक के बाद एक किंग आते गए, तो वैसा ही एक किंग आया था बहराम शाह इन सब के बाद, अलाउद्दीन मसूद। तो अलाउद्दीन मसूद को गद्दी से हटाने में इसका रोल था बलबन का, और बलबन ने उसको गद्दी से हटा के नसीरुद्दीन को गद्दी पे बिठा दिया था। तो नसीरुद्दीन को गद्दी पे बिठा के उसने सुल्तान बना दिया और नसीरुद्दीन से अपनी बेटी की शादी कर दी थी, ताकि इसके हाथ में और ताकत आ जाए। यानी जो सुल्तान है वो इसका दामाद है और ये खुद बन गया था नायबे ममालिकात। तो जो 20 साल तक रूल किया था नसीरुद्दीन ने, इसके दामाद ने,
तो 1246 से लेके 1266 तक इसका दामाद गद्दी पे बैठा हुआ था दिल्ली सल्तनत पे, और ये इसने पोस्ट ले ली थी नायबे ममालिकात के बारे में की पोस्ट। तो नायबे ममालिकात कौन सी पोस्ट हुआ करती थी? तो तुर्कानी चहलगानी जो है ना, वो दिल्ली सल्तनत, ये जो इल्तुतमिश के मरने के बाद जो है सारे पपेट रूलर्स आते थे, तो ये जो रूलर्स गद्दी पे बैठते थे तो इनको कंट्रोल करती थी ये ग्रुप जो थी 40 लोगों की ग्रुप तुर्कानी चहलगानी। तो इन्होंने कह रखा था कि तुम अगर आराम से रूल करना चाहते हो सुल्तान बन के, तो तुम पहले एक पोस्ट बना के हमारे हवाले कर दो। उस पोस्ट का नाम था नायबे ममालिकात, और वो पोस्ट जो थी ना एकदम सुल्तान के ही बराबर ताकतवर हुआ करती थी, क्योंकि इनका मकसद ही था पावर कैप्चर करना तुर्कानी चहलगानी का। तो नायबे ममालिकात रहा था यह 20 साल तक, जब तक इसका दामाद नसीरुद्दीन सुल्तान था तो उसके पूरे 20 साल तक ये नायबे ममालिकात बना रहा। और ये तो पपेट था सुल्तान नसीरुद्दीन, तो सारे जो डिसीजंस उन 20 सालों में लेते थे, जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, सब बलबन ने ही लड़ी हैं। ही वॉज द एक्चुअल अथॉरिटी, रूलिंग अथॉरिटी। तो नसीरुद्दीन यानी इसका दामाद 1266 एडी में मर जाता है। तो कुछ लोगों का, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि बलबन ने ही अपने दामाद को जहर देके मार दिया। तो उनके मरने के बाद जो है ये जो ससुर जी हैं बलबन जी, ये गद्दी पे बैठ जाते हैं। सो ही बिकम्स द नेक्स्ट एम्परर एंड ही टुक द टाइटल ऑफ गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन के नाम से ये गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, तो बलबन इन सारी चीज़ों को देख रहा था कि कैसे पपेट रूलर्स आते हैं, क्योंकि ये खुद ही तुर्कानी चहलगानी का पार्ट था, तो ये जानता था कि कैसे सुल्तान जो है वो पपेट बन के रहते हैं। तो इसको ये सारी चीज़ें मालूम थी पहले से, तो इसने सोचा कि अब ये सब नहीं चलेगा, अब जो सुल्तान बनेगा वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, अब ये सारा मजाक हम बंद करते हैं। तो बलबन हैड रियलाइज्ड दैट विदाउट द रिस्टोरेशन ऑफ क्राउन्स प्रेस्टीज, यानी जो सुल्तान थे पिछले 20-25 साल से बन रहे थे एक के बाद एक, तो सारे बहुत ही कमज़ोर थे, पपेट थे। तो बलबन ने रियलाइज़ कर लिया कि जब तक वापस सुल्तान की अहमियत रिस्टोर ना कर दी जाए, उसकी पूरी पावर अथॉरिटी रिस्टोर ना कर दी जाए, तब तक बिल्कुल इफेक्टिव गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। ये तुर्कानी चहलगानी वाले अपनी मन की करेंगे, मन मर्जी चलाते रहेंगे। तो इसलिए इसने कुछ स्टेप्स लिए ताकि जो सुल्तान है वो इतना ताकतवर हो जाए, इतना ताकतवर हो जाए कि उसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत ही ना करे। तो क्या स्टेप्स लिए इसने? तो बलबन ने सबसे पहले एक थ्योरी दी, ये आप याद रखना, थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये कई बार आया। थ्योरी ऑफ किंगशिप किसने दी? तो बलबन ने दी। तो ये क्या है थ्योरी ऑफ किंगशिप? तो इसका कहना था कि अगर मैं सुल्तान बना हूं तो ये अल्लाह की मर्जी है, गॉड की मर्जी है, तो मैं सिर्फ अल्लाह को आंसरेबल हूं, मैं सिर्फ अल्लाह को जवाब दूंगा, अपने भगवान को जवाब दूंगा, मैं किसी और को जवाब नहीं दूंगा। तो मुझे अल्लाह ने रूल करने की ताकत दी है, तो मैं रूल करूंगा, मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आई एम ओनली आंसरेबल टू गॉड, नॉट टू ह्यूमन बींग्स, नॉट टू माई सिटीजन्स। तो देखो इतनी बड़ी बात इसने कह दी कि मेरे से सवाल ही मत पूछो। सो ही इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द कोर्ट। तो इसने कोर्ट में काफी डिसिप्लिन बना रखी थी कि नोबडी वाज सपोज्ड टू इंडल्ज इन ह्यूमर और लूज टॉक, यानी कोर्ट में कोई भी हंसी मजाक नहीं कर सकता, कोई भी हल्की बात नहीं कर सकता, लूज टॉक, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है बलबन के कोर्ट में। ही हिमसेल्फ सेट आइडियल एग्जाम्पल्स, वो खुद ही इन सारी चीजों को फॉलो करता था। ठीक है ना? तो वो हमेशा अपने कोर्ट में जो है प्रॉपर ड्रेस में आता था, बिल्कुल बादशाह वाले कपड़ों में आता था। एंड ही गेव अप ड्रिंकिंग, यानी उसने शराब पीना छोड़ दिया ताकि उसकी इज्जत बढ़े लोगों की नज़र में, और बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में ही जाता था, कभी भी बिना प्रॉपरली ड्रेस हुए वो दरबार में नहीं जाता था। वो चाहता था कि सुल्तान की ताकत बढ़े, सुल्तान की इमेज बिल्डिंग हो। ही अपॉइंटेड फियरसम एंड टॉल गार्ड्स, तो वो अपने पीछे एकदम हट्टे कट्टे मोटे ताजे गार्ड्स रखता था, उनके हाथों में तलवार, एकदम बिल्कुल नंगी तलवार लेके खड़े रहते थे वो, कि अगर सुल्तान के खिलाफ कुछ बोला तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो ये देखो इतना रुतबा बना के रखता था ये बलबन, क्योंकि इसका मकसद था कि ये जो 20-25 साल से मजाक चला आ रहा है, पपेट रूलर सब बना के रखते हैं, तो अब हम तो पपेट रूलर नहीं बनेंगे। बलबन ने कहा कि मैं सुल्तान हूं, मैं सुल्तान की इमेज इतनी स्ट्रांग बना दूंगा कि कोई हिम्मत ही ना करे मेरी तरफ देखने के लिए। ठीक है, तो बलबन ने 2 प्रैक्टिसेस चालू की थी। तो सबसे पहली प्रैक्टिस थी वो थी सजदा की। सजदा होता है कि यानी कि अपने
कदमों में झुक के राजा को सलाम करना। तो जितने भी नॉवेल्स थे, जितने भी तुर्कानी चहलगानी, जितने भी इसके ऑफिसर्स थे, इसके कोर्ट में दरबार में काम करते थे, उनको झुक के राजा को सलाम करना होता था। तो दैट वाज नोन एज सजदा। द अदर कॉन्सेप्ट, जो अदर प्रैक्टिस ही स्टार्टेड, जो दूसरी प्रैक्टिस इसने स्टार्ट की थी, ये प्रैक्टिसेस क्यों स्टार्ट करा था? ताकि राजा की इमेज बड़ी बन सके, बड़ी, और बाकी सब उसके सामने सर झुकाए रहें। तो जो दूसरी प्रैक्टिस इसने चालू की थी उसका नाम था पेबोस, यानी कि राजा के पैरों को चूमना। तो जो राजा के पैरों को चूमेगा यानी कि टोटली सरेंडर कर रहा है वो राजा के सामने। तो ये अपने नोबल्स और ऑफिसर्स को बोलता था कि अगर जिंदा रहना है, अगर मेरे कोर्ट में रहना है, तो मेरे सामने झुको और मेरे जूते को चूमो, मतलब मेरे पैर को तुम चूमो, तुम बिल्कुल सरेंडर हो जाओ, मैं एकदम सुप्रीम हूं। नाउ बलबन खुद ही इस तुर्काने चहलगानी का हिस्सा था, कॉर्प्स ऑफ 40 का। कॉर्प्स ऑफ 40 किसने बनाई थी? तो इल्तुतमिश ने बनाई थी। इल्तुतमिश ने ही बनाई थी और उसमें बलबन को शामिल हुआ था, बलबन को तुर्काने चहलगानी बनने का मौका दिया था। तो ये बलबन समझता था कि तुर्कानी चहलगानी जो है बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ये कभी भी सुल्तान को परेशान कर सकती है। तो बलबन ने कसम खा ली कि नहीं, अब इस तुर्कानी चहलगानी का मेरे लिए तो कोई काम नहीं है, मैं इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा। तुर्कानी चहलगानी एक बेकार की चीज़ है, हमेशा सुल्तान के लिए खतरे का घर है ये। तो बलबन ने उसको बर्बाद कर दिया, तुर्कानी चहलगानी को ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म कर दिया? तो ये क्या करता था, छोटी छोटी बात पे जो तुर्कानी चहलगानी है उनके मेंबर्स को सज़ा देता था। तो इसकी एक दो स्टोरीज फेमस है। जैसे कि एक बार एक तुर्कानी चहलगानी का मेंबर, सोचो तुर्कानी चहलगानी के मेंबर आज की डेट में मिनिस्टर के जैसे थे, मतलब मिनिस्टर ही थे सारे। तो तुर्कानी चहलगानी क्या किया था, एक बार अपने स्लेव को नशे में मारा था। तो इसने उसको टांग दिया था, मतलब बिल्कुल पनिश करके मार ही दिया था। तो इसको बस मौका चाहिए होता था नीचा दिखाने का तुर्कानी चहलगानी को। तो छोटी छोटी गलतियों पे ये तुर्कानी चहलगानी वालों को हटा देता था। तो इसने क्या किया, इसने ज़्यादातर तुर्कानी चहलगानी वालों को तो एग्जीक्यूट ही करवा दिया, मरवा ही दिया, उनका मर्डर करवा दिया। तो इस तरह जो है, तो अपन गद्दी पे बैठने के कुछ ही सालों के अंदर इसने तुर्कानी चहलगानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको खतरा महसूस होता था। ये खुद ही वहाँ पे रह चुका था ना तुर्कानी चहलगानी में, तो ये इन सब चीज़ों को समझता था कि तुर्कानी चहलगानी वाले चाहें तो सुल्तान की गद्दी को हथिया लें। तो इसलिए इसने उस खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्कानी चहलगानी को स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ख़त्म किसने किया? तो बलबन ने। बलबन जो है, तो इसने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम बना रखी थी, जासूसों का सिस्टम, स्पाई। क्यों? क्योंकि इसको खतरा महसूस होता था। ये चाहता था कि कोई भी मेरे खिलाफ रिवॉल्ट ना कर पाए। तो इसने एक स्पाई सिस्टम बना रखा था ताकि इसको हर कुछ की जानकारियां मिलती रहे। ठीक है, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज डेस्पोटिज्म यानी कि बिल्कुल एक छत्र राज, मतलब सर्वशक्तिमान आप कह लो। तो ही अपॉइंटेड रिपोर्टर्स एंड न्यूज़ राइटर्स। तो रिपोर्टर और न्यूज़ राइटर अपॉइंट किया था इसने हर डिपार्टमेंट में, हर डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस में। क्यों किया था? ताकि ये लोग ये सारी जो है इनको जानकारियां लाके दे सकें। और ये जो रिपोर्टर थे और न्यूज़ राइटर थे, ये तो प्रैक्टिकली स्पाई ही हो गए ना, जासूस ही हो गए ना। उस टाइम तो कोई न्यूज़ चैनल थे नहीं, तो ये सारी रिपोर्टिंग और सारी न्यूज़ राजा को देते थे, कोई अखबार नहीं पब्लिश करते थे। ये रिपोर्टर और न्यूज़ राइटर कहने का मतलब है सिर्फ बलबन पढ़ता था उन खबरों को। ठीक है, तो इस तरह तो वो उसके स्पाई ही हो गए बलबन के। और ये जो रिपोर्टर और न्यूज़ राइटर थे ना, ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे बलबन को। तो बलबन ने इस बात का ध्यान रखा था कि इनको अगर मैं किसी और नॉवेल के हाथ छोड़ दूंगा तो ये नॉवेल इसको यूज कर लेंगे, वो नॉवेल ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा ना। इसलिए इसने इस बात का ध्यान रखा था कि ये जो रिपोर्टर और न्यूज़ राइटर हैं ये सीधा मेरे को रिपोर्ट करें, सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑर्डर लें, किसी और के ऑर्डर ना लें। ठीक है, दे रिपोर्टेड डायरेक्टली टू सुल्तान, दे वर नॉट प्लेस्ड अंडर एनी अदर नॉवेल। तो इस तरह जो है बलबन को सारी इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाती थी। अगर किसी के दिमाग में ये बात चल रही होती थी कि बलबन के खिलाफ रिवोल्ट करे, तो ये जो रिपोर्टर और इसके जासूस थे पहले ही बलबन को बता देते थे।
तो बलबन को इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, उसने काफ़ी रिबेलियंस को क्रश कर दिया, क्योंकि पहले से उसको जानकारी रहती थी कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक, तो बलबन ने एक और कमाल की चीज़ की थी कि बलबन ने ये बात इंश्योर किया था कि बलबन के पीठ पीछे उसके कोई भी 2 नॉवेल मिल ही ना पाए। अरे जब 2 लोग मिलेंगे ही नहीं तो प्लॉटिंग कैसे करेंगे? तो उसने यही किया था, ये सारे जासूस इसको बताते थे कि कौन किससे मिल रहा है। तो बलबन ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि बिना मेरी मर्जी के 2 नॉवेल नहीं मिलेंगे, जो आपको जो बात करनी है मेरे सामने करो, यानी प्लॉटिंग का कोई चांस ही नहीं छोड़ा इसने। ठीक, तो बलबन थ्रू हिज सिस्टम ऑफ एस्पियोनेज मैनेज्ड टू एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। तो इस तरह पूरी पकड़ बनाई रखी बलबन ने गवर्नमेंट के ऊपर। तो अब इतनी पकड़ बन गई इसकी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से बलबन के कंट्रोल में था, बिल्कुल परफेक्ट हो गया था लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी रिवॉल्ट करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि जानता था कि राजा को सारी खबर पता चल जाएगी। तो इसने अपनी आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या किया वो देख लेते हैं। तो बलबन रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी एंड मेड इट स्ट्रांग एंड एफिशिएंट। तो कैसे रीऑर्गेनाइज किया? तो पहले जो लैंड दी गई थी ना आर्मी ऑफिसर्स को, इसको हमेशा खतरा रख लगता था, ये चाहता था कि किसी के हाथ में ताकत ना रहे। तो पहले लैंड वगैरह दी गई थी आर्मी ऑफिसर्स को, वो सब इसने वापस मंगा लिया और उसके बदले अब सैलरी देने लगा। पहले क्या होता था, लैंड जमीन दे दी जाती थी और कहा जाता था कि पैसे हम आपको नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, आप इस जमीन से टैक्स वसूलो। तो इस तरह जमीन से तो बहुत ज्यादा पैसे हो सकते थे ना, अनाप शनाप। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, जमीन जो है वो राजा की है, आप चुपचाप सैलरी लो। तो सैलरी और पेंशन ये दोनों देता था मिलिट्री पर्सनल्स को, डिपार्टमेंट को। जमीन इसने वापस ले ली। तो बलबन वेरी रूथलेसली अपरूटेड द मीनेस ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। तो बलबन की आर्मी को क्या है ना, कई बार लॉस उठाना पड़ा। उस वक्त के दिल्ली के चारों तरफ जंगल था, घना जंगल। तो उन जंगलों में चोर डाकू रहते थे, तो वो लोग काफी परेशान करते थे। मतलब आते थे, दिल्ली में अटैक करते थे और वापस चले जाते थे। राजा उनका कुछ कर ही नहीं सकता था, वो जंगल में जाके छुप जाते थे। ये दिल्ली की कहानी मैं बता रहा हूँ। वो लोग जंगलों से आते, दिल्ली वालों को लूटते, मारते और फिर जंगल में भाग जाते। तो इसने क्या किया, सारे जंगल कटवा दिए दिल्ली के आसपास के, और उन सब चोर उचक्कों जितने भी थे सबको वहां से भागने पे मजबूर कर दिया। तो ऐसे ही एक चोरों का ग्रुप था, मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस, हिस्टोरियंस हैव सेड दिट, कि मेवात के आसपास जो राजपूत थे वो थोड़े मतलब दिल्ली के लोगों को, क्योंकि इनको थोड़ा गुस्सा तो था ही ना कि राजपूतों को काफ़ी परेशान किया था दिल्ली सल्तनत के जो मुस्लिम रूलर्स हैं। तो राजपूत क्या करते थे, ये दिल्ली में आके बार बार अटैक करते थे। तो इसने मेवात के सारे राजपूतों को कैप्चर करवा लिया, ठीक है, और उनको मरवा दिया था। तो बलबन क्रश दी मेवातीज विथ एन आयरन हैंड। तो देयर हाइड आउट्स वेयर बिसीज्ड एंड एवरी मेवाती कॉट वॉज इमीडिएटली किल्ड। तो ये मेवाती राजपूत जहां रहते थे उनको घेर घेर के बलबन ने मरवा दिया, मतलब लार्ज स्केल पे उनको खत्म करवा दिया। तो इस तरह जितने भी चोर और डाकू टाइप के लोग थे दिल्ली के आसपास आके बस गए थे, उन सब को बलबन ने हटवा दिया। तो बलबन के लाइफ की एक और बड़ी इवेंट क्या है, रिबेलियन इन बंगाल। यानी बलबन के टाइम बंगाल में एक रिवॉल्ट हुआ था। तो आइए वो भी समझ लें। तो बंगाल जो है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट तो हो गया था बिल्कुल स्टार्ट में ही, 1210-15 एडी के आसपास ही हो गया था। तो इस वक्त जो बंगाल का गवर्नर था वो था तुगरिल खान, जो कि बलबन का ही स्लेव था। सब सारे स्लेव ही थे, इसलिए स्लेव डायनेस्टी। लेकिन अब बलबन जब बूढ़ा हो गया तो इस तुगरिल खान को लगा कि बलबन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो ही डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस। उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया और उसने बलबन की अथॉरिटी मानने से मना कर दिया। तो बलबन को ये बात बहुत बुरी लगी, ठीक है ना। तो उसने अपने आर्मी जनरल अमीन खान को भेजा कि तुम बंगाल जाओ और इस तुगरिल खान की बैंड बजा दो। लेकिन अमीन खान खुद ही हार गया। सोचो, दिल्ली के सुल्तान की आर्मी हार गई, जबकि दिल्ली का सुल्तान कितना स्ट्रांग था। बंगाल तो बिल्कुल छोटा सा प्रोविंस हुआ करता था। तो अमीन खान हार के जब दिल्ली लौटा तो बलबन को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अमीन खान को सरेआम फांसी दे दी। अमीन खान वॉज पब्लिकली हैंग्ड।
तो बलबन ने उसको फांसी इसलिए दी ताकि बाकी जो आर्मी जनरल्स हैं उनको ये मैसेज मिल सके कि हारोगे तो मार दिए जाओगे, यानी या तो हरा के आओ या तो वहीं पे मर जाओ, भाग के मत आना। ठीक है, तो एट लास्ट बलबन प्रोसीडेड इन पर्सन टू बंगाल। तो एट लास्ट बलबन ने सोचा कि बिना मेरे खुद बंगाल गए, जीतना मुश्किल है, तो वो खुद ही बंगाल चला गया। तो जब वो बंगाल गया तो तुगरिल खान जो है वो डर के भागने लगा, बट अल्टीमेटली उसको बलबन ने पकड़ के मार ही दिया। तो बलबन जब बंगाल गया, तुगरिल खान को मार दिया, तो बंगाल तो बलबन के कब्जे में आ गया। तो बलबन को किसी अपने आदमी को वहां पे गद्दी देनी पड़ेगी ना, किसी और के भरोसे तो नहीं दे सकता है, फिर दूसरे को देगा तो दूसरा भी रिवोल्ट कर देगा। तो बलबन ने अपने छोटे बेटे बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर बना दिया। ये बड़ा नहीं, ये छोटा बेटा था। बंगाल का गवर्नर बना के वो वापस दिल्ली आ गया। उसने कहा कि तुम मेरे बेटे, अब तुम बंगाल में ही रह के राज करो। तो ये बुगरा खान ऐसा मतलब अजीब कैरेक्टर है कि एक बार जो ये बंगाल का गवर्नर बन गया तो फिर ये कभी बंगाल के बाहर निकला ही नहीं। देखो, इस बात को याद रखना, बुगरा खान, इसको कुछ मतलब नहीं था कि मेरा बाप मर जाए, मेरा बेटा मर जाए। तो ये बंगाल का गवर्नर बन गया और फिर ये बंगाल के बाहर कभी निकला ही नहीं, कभी दिल्ली जाता ही नहीं था ये बुगरा खान। आगे हम देखेंगे इस पागल की कहानी। इसका बाप मर गया, ये दिल्ली नहीं गया, इसका बेटा मर गया, ये दिल्ली नहीं गया, इसके पूरे फैमिली को मार दिया, ये बचाने के लिए नहीं गया, जबकि इतना ताकतवर था, ये बंगाल का गवर्नर था। खैर, ये सब हम आगे देखेंगे। अब बलबन और मंगोलों की लड़ाई। तो एक बार तो पहले भी बलबन जो है मंगोलों से लड़ चुका था बहराम शाह के टाइम। मैंने आपको बताया कि 1241 एडी में चंगेज खान के बेटे ने अटैक करा था, जिसको किसने हरा के भगा दिया था, बलबन ने। तो द मंगोल इन्वेजन्स इंक्रीज ड्यूरिंग बलबन्स टाइम बट वेर मेट विथ ग्रेट रेजिस्टेंस। तो ऐसा नहीं कि मंगोल एक बार हार के चुप बैठ गए, वो बार बार इंडिया पे अटैक करते थे। तो बलबन को पता था कि मंगोल्स जो है काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी सैवेज, यानी काफ़ी ब्रूटल बारबेरिक लोग हैं। वो लोग जहाँ जाते हैं वहाँ लूट पाट तो करते ही हैं, लोगों को मारते भी हैं। ये सारी चीज़ें बलबन जानता था। तो बलबन को पता था कि मंगोल को अगर रोके रखना है तो मुझे काफ़ी स्ट्रांग मेजर्स, काफ़ी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक, तो उसने क्या कड़े कदम उठाए? उसने अपने लोगों को जो बॉर्डर एरिया पे थे ना, सब अपने लोगों को वहाँ पे पोजीशन कर दिया। तो बलबन जो है उसने ये फैसला किया कि बहुत दिनों तक दिल्ली के बाहर नहीं निकलूंगा। वो बहुत दिनों तक दिल्ली के बाहर निकला ही नहीं, ठीक है। और उसमें डिसाइडेड नॉट टू लीव दिल्ली फॉर अ लॉन्ग पीरियड टू एक्सपेंड हिज किंगडम। तो बाकी लोगों की तरह, बाकी सुल्तान की तरह ये इधर उधर अटैक करने नहीं जाता था। इसको ये नहीं मतलब था कि मैं अपने किंगडम को एक्सपेंड करूं, क्योंकि चाहता था कि पहले मुझे अपने किंगडम को कंसोलिडेट करना होगा, क्योंकि मंगोल बहुत बड़ा खतरा है। तो ये दिल्ली में ही रहा बहुत दिनों तक, पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया इसने। बलबन अपॉइंटेड हिज सन्स एंड डिपेंडेबल पीपल एज गवर्नर्स ऑफ बॉर्डरिंग प्रोविंसेस। तो जो बॉर्डरिंग एरियाज थे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जहाँ से मंगोल घुस सकते थे, सिंध, उन सब जगहों पे इसने फोर्ट्स बनवाए, किले बनवाए, और उन किलों पे अपने भरोसेमंद लोगों को, अपने बेटों को वहाँ पे पोजीशन कर दिया, ठीक है, जिस पे ये पूरी तरीके से भरोसा कर सकता था। तो बलबन इंटरेस्टेड सिंध, मुल्तान एंड लाहौर। तो ये देख रहे हो ना, सिंध, मुल्तान, ये सब जो है उसी एरिया से ना मंगोल घुसेंगे। तो इसने अपने बड़े बेटे मोहम्मद को इस जगह का इंचार्ज बना दिया। बिल्कुल सोचो कि खतरे के ढेर पे, खतरे के मुहायने पे बिठा दिया मोहम्मद को। मंगोल आते ही उधर से थे, वहाँ से ही इंडिया एंटर करते थे, सिंध मुल्तान वाले रीजन से। तो वहाँ इसने अपने बड़े बेटे को बिठा दिया। तो ये जो इसका बड़ा बेटा मोहम्मद था ना, तो इसी को ये चाहता था कि मेरे बाद यही मोहम्मद मेरी गद्दी संभालेगा। ये बहुत भरोसा करता था बलबन मोहम्मद पे, और ये था भी बहुत काबिल। तो बलबन बिल्ट रो ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स। तो बलबन ने किले बनवा रखे थे बॉर्डरिंग एरियाज में मंगोलों को आने के लिए, ठीक है ना। तो मंगोल्स मेड देयर बिगेस्ट अटैक इन 1279 पे अटैक किया मंगोलों ने। 1285 में, 1285 में मंगोलों ने बहुत बड़ा अटैक किया, और उसी अटैक में बलबन का जो बड़ा बेटा था मोहम्मद, वो मारा गया, मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। इसीलिए इसने अपने बड़े बेटे को वहाँ बिठाया ही था ना, ताकि मंगोलों से
मंगोल कभी भी आए तो वो उसको लड़ के भगा दे, लेकिन बेचारा इसका जो बड़ा बेटा था मोहम्मद, वो जीत तो गया, मंगोलों को रोकने में तो कामयाब हो गया, लेकिन उसकी जान चली गई। तो इससे बलबन को बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा सदमा लगा, और वो डिप्रेशन में चला गया। और अपने जीवन के आखिरी 2 साल, यानी अपने बड़े बेटे मोहम्मद के मरने के बाद, वो पूरे साल डिप्रेशन में ही रहा, और अल्टीमेटली 2 साल के बाद उसकी मौत हो गई, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे मरने के बाद ये जो मेरा बेटा है मोहम्मद, यही गद्दी पे बैठे। वो तो बूढ़ा हो गया था, अब देखो कि जिसको वो अपना वारिस मानता था वही मर गया। अब तुम कहोगे कि इसका एक और बेटा तो है बुगरा खान, जिसको ये बंगाल में छोड़ के आया। उस बुगरा खान से इसको कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो बिल्कुल ही पागल था। तो उस बुगरा खान की कहानी हम देखते हैं। तो बलबन की डेथ, तो बलबन की हेल्थ, मैंने आपको बताया कि उसके बेटे के मरने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया था, धीरे धीरे उसकी हेल्थ कमज़ोर होती जा रही थी, और उसकी उम्र भी हो गई थी। सोच रहे हो ना, वो तुर्कानी चहलगानी का ओरिजिनल मेंबर है। इल्तुतमिश ने तुर्कानी चहलगानी कब बनाया था? ऑलमोस्ट 1220 के आसपास। सोचो कितना बूढ़ा आदमी है ये, ऑलमोस्ट 80 साल का था। तो उसको समझ में आने लगा कि अब मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा रहूंगा नहीं, तो उसने अपने छोटे बेटे, यंगेस्ट सन बुगरा खान, जिसको कि बंगाल का गवर्नर इसने बना रखा था, उसको दिल्ली बुलाया कि बेटा अब तुम दिल्ली आ जाओ, मैं मरने वाला हूँ, अब तुम ही गद्दी संभालो। लेकिन बुगरा खान ने मना कर दिया दिल्ली आने से। बुगरा खान को खतरा महसूस होता था दिल्ली में, उसको लगता था कि मैं बंगाल में ही ठीक हूँ, दिल्ली के लिए तो सब लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का मर्डर करते रहते हैं, तो मुझे ऐसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है। तो बंगाल उसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत शांति महसूस होती थी उसे बंगाल में। तो बस वो अपने आप को बंगाल की पॉलिटिक्स तक ही सीमित रखना चाहता था। तो उसने दिल्ली आने से मना कर दिया। सोचो, उसने सुल्तान बनने से ही मना कर दिया। तो बलबन बिल्कुल उदास हो गया, बिल्कुल डिप्रेस हो गया। तो उसने क्या किया, ये जो उसका बड़ा बेटा था प्रिंस मोहम्मद, जिसको कि वो जो मर गया था मंगोलों से लड़ते हुए, उसके बेटे कैक खुसरो को उसने नॉमिनेट किया। सिर्फ नॉमिनेट किया, उसने कहा कि मेरे मरने के बाद इसको ही सुल्तान बनाना। नॉमिनेट किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक, तो अल्टीमेटली बलबन की डेथ हो गई 1287 में, जब वो 80 साल का था। तो बलबन की जो टुम्ब है वो मेहरौली कॉम्प्लेक्स। तो मेहरौली किसने बसाया? अगर आपसे मैं पूछूं कि मेहरौली ये जो सिटी है ये किसने बसाई मेहरौली, तो आपका क्या जवाब होगा? इसके लिए आपको पुरानी वीडियोस देखनी होंगी। ठीक, तो मेहरौली कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। तो लेट्स प्रोसीड। तो बलबन तो मर गया, तो बलबन के सक्सेसर्स, यानी बलबन के मरने के बाद दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा, तो आइए पता करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि बलबन अपने बेटे मोहम्मद को चाहता था कि उसके बाद वही उसकी गद्दी पे बैठे, लेकिन मोहम्मद तो मर गया मंगोलों से लड़ते हुए 1285 AD में। और जो दूसरा बेटा बुगरा खान था, वो तो तैयार ही नहीं हुआ बंगाल छोड़ के बाहर आने के लिए, वो बंगाल में ही घुसा रहता था। उसको लगता था दिल्ली जाऊंगा मुझे कोई मार देगा। तो बलबन ने क्या किया, इसी मोहम्मद के बेटे कैक खुसरो को नॉमिनेट किया कि मैं तो मरने वाला हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, तो मेरे पोते कैक खुसरो को गद्दी पे बिठा देना। तो उसके मरने के बाद क्या हुआ, बलबन मर गया। उसके बाद देखो क्या हुआ, जो दिल्ली का कोतवाल था फकरुद्दीन, ये नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं है, तो दिल्ली के कोतवाल ने कैक खुसरो के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया और उसको भगा के मुल्तान भगा दिया, क्योंकि कैक खुसरो एक काबिल एम्परर था। तो ये लोग चाहते नहीं थे, ये लोग बस पपेट को ही बिठाना चाहते थे। तो इस कोतवाल ने कैक खुसरो को भगा दिया दिल्ली से कि तुम निकलो दिल्ली से वरना तुम्हें मार देंगे। तो कैक खुसरो भाग के मुल्तान चला गया। तो बलबन की इच्छा तो पूरी हुई नहीं। तो अब क्या होगा, तो बाकी जो नॉवेल्स थे ना, उन्होंने बुगरा खान के बेटे, बुगरा खान तो खुद बंगाल में ही घुसा रहता था, वो दिल्ली आने से मना कर दिया उसने। तो इसी का बेटा था 16-17 साल का कैकुबाद, तो उसको गद्दी पे बिठा दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग समझते थे कि चलो बंगाल का सुल्तान है वो, तो थोड़ी तो ताकत है उसके पास, तो उसके बेटे को बिठाते हैं तो स्टेबिलिटी आएगी। तो स्टेबिलिटी भी आएगी और पपेट भी बना रहेगा, क्योंकि इसका बाप तो दिल्ली आता नहीं है डर से। तो कैकुबाद बन गया राजा।
तो कैकुबाद जब राजा बना तो उसकी सुल्तान बना तो उसकी उम्र 17-18 साल की थी। 17-18 साल यानी कि बिल्कुल ऑलमोस्ट टीनेजर ही था, एडल्ट अभी हुआ भी नहीं था, ठीक से मैच्योर था भी नहीं। तो अचानक से सुल्तान बन गया। तो सुल्तान बनने के बाद वो बिल्कुल नशे की लाइफ जीने लगा, हैवी ड्रिंकिंग एंड लाइफ्स ऑफ प्लेजर्स, बिल्कुल वही जो इसके कई मतलब इसके पूर्वजों ने भी ऐसा किया। बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, जो आप पिछली वीडियोस में देखोगे कि राजा बनते ही बिल्कुल अय्याशी की जिंदगी जीने लगते थे। इनको कोई मतलब ही नहीं होता था गवर्नेंस से, क्योंकि वैसे भी बाकी नॉवेल्स के पपेट हुआ करते थे ये। तो कैकुबाद भी बिल्कुल ऐसे ही अय्याशी की जिंदगी जीने लगा। तो कैकुबाद का जो बाप था बुगरा खान, उसको खबर मिलती थी ये सारी चीजें, तो उसको काफी चिंता होती थी कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। मेरा बेटा तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है गवर्नेंस में, शराब वराब में ही डूबा रहता है। तो उसने अपने बेटे से कहा कि मुझसे मिलो। तो दोनों बाप बेटे एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़े। बाप जो है बंगाल से निकला, कैकुबाद जो है दिल्ली से निकला। बुगरा खान इतना डरपोक था कि कभी नहीं आता था दिल्ली। वो चाहता तो दिल्ली आके अपने बेटे से मिल सकता था, दिल्ली में उसका बेटा सुल्तान बन गया था, लेकिन नहीं, वो दिल्ली आया ही नहीं। उसने कहा कि तुम थोड़ा आगे चलो, मैं बंगाल से आगे, और हम बीच में मिलते हैं। तो दोनों बाप बेटे जो है अयोध्या में मिले, बाप बुगरा खान और उसका बेटा कैकुबाद जो कि अब सुल्तान था, दोनों अयोध्या में मिले। तो ये बुगरा खान ने अपने बेटे को समझाया कि देखो बेटा, इतना शराब वराब जो तुम पीते हो, नशे में रहते हो, अपने काम पे ध्यान देते नहीं हो, सुल्तान हो तुम, तो तुम्हें कोई हटा देगा गद्दी से, तुम्हें मार देगा। तो कैकुबाद ने उसको प्रॉमिस किया अपने फादर को कि नहीं मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो सुधरा बिल्कुल भी नहीं, शराब वराब पीता ही रहा। कुछ सालों के बाद कैकुबाद को जो है पैरालिसिस हो गया, मतलब उसके लकवा मार गया। तो जब आपको पैरालिसिस हो गया तो आप सुल्तान तो रह नहीं सकते, ना आप बोल सकते हो ना चल सकते हो, तो आपको कोई सुल्तान कैसे मानेगा। तो इसको जो पैरालिसिस हो गया तो इसको हटा दिया टर्किश नॉवेल्स ने कि अब आप राजा सुल्तान बनने लायक नहीं हो, तो उसको गद्दी से हटा दिया, आप तो पैरालिसिस हो गया इसको। तो गद्दी से हटने के कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसकी डेथ होने के बाद क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक आर्मी कमांडर था, तो उसने इस सिचुएशन का फायदा उठा लिया और कैकुबाद का एक छोटा सा बेटा था, ठीक, उसको गद्दी पे बिठा दिया। इसका एक छोटा बेटा था कैमूर, वो 3 या 4 साल का ही था, उसको गद्दी पे बिठा दिया। तो ये जो कैमूर है वो 3-4 साल का बच्चा ही था कैकुबाद, क्योंकि कैकुबाद खुद जब राजा बना था तो 17-18 साल का था, तो उसका बेटा कितना बड़ा होगा तुम खुद ही सोच लो। तो उस वक्त शादी जल्दी हो जाती थी। तो कैयुमार जो है 3 या 4 साल का ही था, तो ये बस नाम के लिए इसने छोटे बच्चे को बिठा दिया था। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने, क्योंकि चाहता था कि सारी ताकत मेरे हाथ में रही है, छोटा बच्चा क्या करेगा, 4 साल का बच्चा थोड़ी ना सुल्तान बन जाएगा, तुम उसको गद्दी पे बिठा दो या कुछ भी बिठा दो, बच्चा तो बच्चा ही है। तो असली ताकत ये जलालुद्दीन खिलजी के ही हाथ में थी। तो अब कैयुमार का क्या हुआ, कैयुमार 3 महीने तक ही गद्दी पे बैठा रहा, और इस जलालुद्दीन खिलजी ने, इसने इसको बच्चे को बनाया ही इस मकसद से था कि सूनर और लेटर में इसको अपने रास्ते से हटा दूंगा। तो इस जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इस 3 साल के बच्चे को उठा के यमुना नदी में फेंक दिया। सोचो, सुल्तान है वो 3 साल का बच्चा, लेकिन उसको उठा के यमुना नदी में फेंक के उसको मार दिया। तो ऐसे क्या हुआ, अब सुल्तान मर गया, 3 साल का बच्चा मर गया, तो अब उस 3 साल के बच्चे का तो कोई बेटा है नहीं, तो अब सोचो, अब तो उसकी डायनेस्टी ही खत्म हो गई ना, खानदान खत्म हो गया, इसी को बोलते हैं। बाप भी मर गया कैकुबाद, बेटा भी मर गया कैयुमार, उसको उठा के यमुना नदी में फेंक दिया, और फेंकने के बाद डायनेस्टी ही खत्म हो गई। किसने फेंका? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो इस तरह आप देख रहे हो कि जो मामलुक और स्लेव डायनेस्टी चली आ रही थी 1206 से, उसका खात्मा हो गया 1290 में, ठीक। एंड खिलजी टुक इट्स प्लेस, खिलजी डायनेस्टी। तो बच्चे को मार दिया तो स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई। तो कैयुमार को जब मारा तो आप साल याद रख लो 1290, तो 1290 में ही स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई। और क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी अब गद्दी पे बैठ गया तो इसकी टाइटल खिलजी है, तो अब दिल्ली सल्तनत में जो है खिलजी डायनेस्टी का चैप्टर चालू होगा।
अब जरा इस बुगरा खान नाम के आदमी के बारे में देखो, ये कितना बेवकूफ, कितना मतलब समझ लो यूजलेस इंसान है कि इसका बेटा मर गया, इसका पोता मर गया, नदी में उठा के फेंक दिया, लेकिन ये दिल्ली नहीं आया। सोचो, हिस्टोरियंस इसको बिल्कुल ही कंडेम करते हैं, एकदम यूजलेस डरपोक टाइप का आदमी था ये। तो इस तरह आपने देखा कि ऑलमोस्ट 85 ईयर्स तक चल रही डायनेस्टी जो थी, मामलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, कैसे अचानक से एक के बाद एक कमज़ोर राजाओं की वजह से एंड हो जाती है। तो इन शॉर्ट अगर आपसे पूछेगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर कौन था पूरी डायनेस्टी का, तो आप क्या कहोगे? बलबन ही था। ठीक है, तो बाकी आप पांचों वीडियोस एक बार फिर से देख लेना, एक के बाद एक कंटिन्यूटी में, तो आपको सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, मैं एक वीडियो स्पेशल इसके MCQs की भी लगाऊंगा, तो वो भी आप देख लेना।